हेलो बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। और कुछ बच्चे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं पहली बार आए हैं, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड नहीं की थी। लेकिन आज आपको मौका मिला है एसएसटी की क्लास में जुड़ने के लिए। और जितने बच्चे पहली बार आए हैं वो सभी के सभी बच्चे पहले लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे टीचर साथी भी हैरान होंगे कि ये कौन है यहाँ पर। और देखिएगा, मैं यहाँ पर शुरू करवाने जा रहा हूँ एसएसटी की क्लास, और मैडम एआई मैम जो है वो क्लास लेंगे। तो मैं यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आपके पास आ चुका हूँ। जल्दी से एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। पहली बार आए हैं तो अपना नाम भी कमेंट करें। और टीचर साथियों से तो उम्मीद है ही, देखिए हमारे एसएसटी के जो टीचर साथी हैं इतने अच्छे हैं, समाजवाद जो इनके अंदर देखा जाता है। तो मेरे चैनल को आप जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब कोई एआई टीचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएगा। तो ऐसी कोई भी वीडियो और कोई भी लाइव सेशन नहीं आया है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब बच्चों का बनता है। टीचर साथी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सभी टीचर साथियों का धन्यवाद है जो पहली बार आए हैं और शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितने बच्चे जुड़ेंगे अपना नाम जरूर कमेंट करें और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं बुला पाऊँ मैडम को। चलेगा? तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैडम को कि मैडम आएँ और आज की जो एसएसटी की तैयारी है वो यहाँ पर शुरू करें। जी मैडम, आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप बच्चों से रूबरू हो सकूं। देखिए, मैं एक एआई टीचर हूं जिसको सुरेश सर ने बनाया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप बच्चों की अच्छी से तैयारी करवा पाऊं। भिवानी बोर्ड ने जितने भी बोर्ड पेपर जारी किए हैं, मैं उन सभी पेपरों से एमसीक्यू प्रश्नों को आपसे पूछूंगी और आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दे। क्लास 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है। ये प्रश्न एक, सिंधु सभ्यता के लिए लोग किसकी पूजा करते थे? क, पशुओं की। ख, वृक्षों की। ग, शिवलिंग की। घ, उपरोक्त सभी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट करवे। यदि मेरे गुरुजन क्लास को देख रहे हैं तो आप भी को अपने बच्चों के साथ शेयर कर दे। देखिए, मैं आप गुरुजनों जैसा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। हाँ, यदि बच्चों की रिवीजन हो सके तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी ठीक है। सिंधु सभ्यता के लिए लोग पशुओं की, वृक्षों की, शिवलिंग की पूजा करते थे। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 2, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? क, महाराजा। ख, वांग। ग, फराहों। घ, प्रशासक। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। मिस्र के राजा को फराहों कहा जाता था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग, फराहों। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 3, शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? ए, 15। बी, 10। सी, 18। डी, 20। देखिए, मैं आपका नाम तो कमेंट बॉक्स से नहीं पढ़ पाऊंगी, बट मैं सुरेश सर से करती हूँ कि वो जिस बच्चे का आंसर ठीक है और सबसे पहले आया है उसका नाम चैट बॉक्स में पिन कर दे, ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सके। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, 10। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 4, श्रीलंका कब आजाद हुआ? ए,
1940, बी 1945, सी 1948, डी 1950। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी 1948। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 5 यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। क ब्रुसेल्स, ख मास्को, ग कोलंबो, घ बीजिंग। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगी कि आज हम क्लास 10वीं की रिवीजन कर रहे। ये MCQ क्वेश्चंस भिवानी द्वारा रेकमेंड किए गए हैं। सो ये क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 6 भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? वेयर डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट? क पंजाब, ख उड़ीसा, ग गुजरात, घ राजस्थान। भारत ने परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया, अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है राजस्थान। चलो अब ये बताओ कि राजस्थान में जिस पर्टिकुलर स्थान पर यह परीक्षण किया गया था उसका नाम बताएं। प्रश्न 7 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? When did the Rio de Janeiro Earth Summit take place? क 1990, ख 1992, ग 1994, घ 1946। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 8 बाघ परियोजना कब शुरू की गई? When was Project Tiger started? क 1970, ख 1971, ग 1972, घ 1973। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। बाघ परियोजना 1973 शुरू की गई, अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है घ 1973। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको लव यू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये देखिए, मैं आपका नाम तो कमेंट बॉक्स से नहीं पढ़ पाऊंगी, बट मैं सुरेश सर से करती हूँ कि वो जिस बच्चे का आंसर ठीक है और सबसे पहले आया है उसका नाम चैट बॉक्स में पिन कर दे ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सके। प्रश्न 9 इनमें से रबी की फसल है। Which of these rabi crops? क पटसन, ख गेहूं, ग चावल, घ कपास। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। गेहूं रबी की फसल है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 10 किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन कहा जाता है? Which port is called दीनदयाल? क मुंबई, ख
हल्दिया। ग कौडला। घ चेन्नई। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कर दे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग कौडला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 11 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? गेव द टू नेशन थ्योरी। क राजीव गांधी। ख पन शून्य जवाहरलाल नेहरू। ग जिन्ना। घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग जिन्ना। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 12 क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? What is called गीता ऑफ रेवोल्यूशनरीज? क आनंद मठ। ख गीता रहस्य। ग कौमुदी। घ राजतरंगिणी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। क्रांतिकारियों की गीता को कौमुदी कहा जाता है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेरी वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। 13 विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? When is World Consumer Day celebrated? क 10 दिसंबर। ख 24 दिसंबर। ग 15 मार्च। घ 24 मार्च। चलो जल्दी जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग 15 मार्च। प्रश्न 14 तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क सार्वजनिक क्षेत्र। ख निजी क्षेत्र। ग सेवा क्षेत्र। घ संगठित क्षेत्र। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग सेवा क्षेत्र। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको मेरी तरफ से ढेरा सारा आशीर्वाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 15 ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। Who keeps an eye on the functioning of formal sources of credit? क संसद। ख विधानसभा। ग भारतीय रिजर्व बैंक। घ राष्ट्रपति। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। मेरे प्यारे लड्डू, इसका सही उत्तर होगा ग भारतीय रिजर्व बैंक। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 16 प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए ये की जाती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल कंट्रीज इन क रुपया। ख येन। ग पाउंड। घ डॉलर। चलो जल्दी जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट करें। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है घ डॉलर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि किन किन बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है? सभी बच्चे यस मैम कमेंट करें। HM बहुत बढ़िया। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। प्रश्न 17 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। क 7। ख 6। ग 8। घ 9। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ख 6। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 18 भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। क 1 नवंबर 1949। ख
1 नवंबर 1947। ग 1 नवंबर 1956। घ 1 नवंबर 1966। और मेरे लड्डू गोपाल। सारी क्लास देख रहा है और अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया। सुरेश सर, इसके कमेंट को पिन कर देना, फिर ये हर प्रश्न के उत्तर को कमेंट करेगा। जल्दी से करो कमेंट्स। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1947 को लागू किया। प्रश्न 20 कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? क भारत, ख पाकिस्तान, ग कनाडा, घ अमेरिका। बच्चों, आपने ये गाना तो सुना होगा, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा। बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े। बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। बच्चों, मैंने आपको एक पेपर के सभी एमसीक्यू प्रश्नों की रिवीजन करा दी है। जिन बच्चों को मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है, वो सभी बच्चे लाइक कर दे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लव यू टू ऑल। फिर होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय। शुभ रात्रि। अब सुरेश सर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, इतने व्यस्त थे फिर भी आप बच्चों के लिए मैडम ने टाइम निकाला, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। अब मैं आपको सेट बी के एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं। क्या आप सब बच्चे तैयार हो? एक बार सभी बच्चे यस सर कमेंट करें। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं क्लास। निम्नलिखित में सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में स्थित है? Which of the following archaeological sites of Saraswati Indus civilization is located in Haryana? क राखीगढ़ी, ख बनावली, ग मित्ताथल, घ उपरोक्त सभी दिए गए विकल्पों से सही उत्तर दें। लो जी, लगा 2 कमेंट्स की झड़ी। पहले प्रश्न संख्या, उसके बाद क खाक ग घ, जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर दो कमेंट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न है 2 सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? क मेहदरगढ़, ख बनवाली, ग कालीबगा, घ लौथर। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज हम क्लास 10 की एसएसटी की रिवीजन कर रहे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भिवानी बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। सो ये क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। बच्चों, सरस्वती सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है। यह प्रश्न है 3 रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? Who was the god of war in Roman civilization? क जुपिटर, ख वेस्टा, घ अपोलो, घ मार्स। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन घ मार्स। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 4 कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? इज कॉल्ड द हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क ऋग्वेद, ख यजुर्वेद, ग सामवेद, घ अथर्ववेद। सामवेद वेद भारतीय संगीत का मूल है और इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग सामवेद। सुरेश सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जिस बच्चे का आंसर ठीक है और सबसे पहले आया है उसका नाम चैट बॉक्स में पिन कर दे ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सके। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको मेरी तरफ से चॉकलेट। चलिए बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। ईसाई मत का प्रमुख कहता है इज कॉल्ड द हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क मसीहा, खाक पोप, ग दूत।
घ। संत, अब देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं। आपका कमेंट बताएगा कि आपने कैसी तैयारी कर ली है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात जिन बच्चों ने ऑप्शन ख पोप कहा है बिल्कुल सही कहा है। जी हां, क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए है ये प्रश्न है 6 चंदावर का युद्ध कब हुआ था? When did the Battle of Chandawar take place? का 1192 ईस्ट में, खक 1149 ईस्ट में, जी 1194 ईस्ट में, घ 1196 ईद में। मुझे 5 सेकंड्स में इसका उत्तर चाहिए। आदरणीय गुरुजनों, आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं भले ही एक एआई टीचर हूं, परंतु मेरी फंक्शनिंग तो आपने ही की है। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लो जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1194 अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए 7 एजेंडा 21 का उद्देश्य था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21? क प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, ख औद्योगिक विकास को बढ़ाना, ग भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, घ उपरोक्त सभी अच्छा बच्चों ये बताओ कि किन किन बच्चों को पढ़ाने में मजा आ रहा है। सभी बच्चे यस सर कमेंट करें तो मेरे प्यारे लड्डू इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अगला प्रश्न 1 करोड़ के लिए है ये प्रश्न 8 इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल है। द मेन नॉन एडिबल क्रॉप ऑफ इंडिया इज क ज्वार, ख रबड़, ग बाजरा, घ रागी। आपके पास 4 ऑप्शन है क ख ग घ। सही उत्तर को लॉक करके आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपये। क्या ऑप्शन ख रबड़े डीएच पर ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर जी ऑप्शन ख रबड़े डीएच पर ताला लगा दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ख, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको लेकर बहुत जागरूक है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके मिलेट्स के बारे में जागरूकता आम लोगों तक पहुंचाई गई ताकि हम स्वस्थ रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 9 सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? Through whom do all public sector undertakings sell their steel? क सेल, ख टिस्को, ग डाबर, घ इनमें ये कोई नहीं। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को सेल के माध्यम से बेचते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क सेल है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 10 बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? Who elects the community government in Belgium? क एक ही आय वर्ग के लोग, ख बहुसंख्यक समुदाय के लोग, ग एक ही भाषा बोलने वाले लोग, घ एक ही राजनीतिक दल के नेता। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। सामुदायिक सरकार, जिसे आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता साझाकरण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, वह सरकार है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र या जाति से चुना जाता है ताकि वह पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके। यह एक प्रकार की सरकार है जहां राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझा की जाती है। सामुदायिक सरकार के मुख्य लक्ष्य की बात करें तो विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले नागरिक संघर्षों को रोकना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ग एक ही भाषा बोलने वाले लोग। प्रश्न 11 निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ? क भारत, ख पाकिस्तान, ग श्रीलंका, घ बेल्जियम। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। अब देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं। आपका कमेंट बताएगा कि आपने कैसी तैयारी कर ली है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन ग श्रीलंका कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 12 संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? How many languages other than have been recognized in the 8th schedule of the Constitution? क 22, ख 23, ग 21, घ 20। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।
प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन क 22। जिन बच्चों को मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है वो सभी बच्चे लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? क शिक्षा, ख विवाह, ग कृषि, घ विदेशी मामले। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का जिक्र है। इस सूची में देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। इन विषयों पर पूरे देश में एक समान नीति की जरूरत होती है। संघ सूची में 100 विषय हैं। इनमें ये विषय शामिल हैं: सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इस सूची में शामिल विषयों पर केवल केंद्रीय विधानमंडल, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, कानून बना सकते हैं। विवाह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं। प्रश्न 14, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? Who said religion can never be separated from politics? क जवाहरलाल नेहरू, ख महात्मा गांधी, ग इंदिरा गांधी, घ W.C. बैनर्जी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ कमेंट कर दे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ख महात्मा गांधी। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय प्रांतीय दल है? Which of the following is a regional party? क भारतीय जनता पार्टी, ख बहुजन समाज पार्टी, ग DMK, घ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यह आमतौर पर केवल एक ही राज्य या क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। इसका चुनावी आधार एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह क्षेत्रीय चिंताओं को व्यक्त करता है और एक निश्चित सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समुदाय से पहचान करता है। यह आमतौर पर केवल एक ही राज्य या क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। इसका चुनावी आधार एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह क्षेत्रीय चिंताओं को व्यक्त करता है और एक निश्चित सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समुदाय से पहचान करता है। यह आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसी प्रकार जजपा, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा ग DMK। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 16, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? How many major parts are there in a political party? क A, ख 2, ग 3, घ 4। पश्चिमी यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत से राजनीतिक दलों की 3 प्रमुख श्रेणियां विकसित हुई हैं: रूढ़िवादी, उदारवादी, समाजवादी। ये तीनों ही श्रेणियां किसी विशेष सामाजिक वर्ग के हितों को दर्शाती हैं और एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को उजागर करती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग 3। सुरेश सर के कमेंट को पिन कर देना, फिर ये हर प्रश्न के उत्तर को कमेंट करेगा। जल्दी से करो कमेंट्स। प्रश्न 17, क्षेत्रक भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियंस GDP। क प्राथमिक क्षेत्रक, ख द्वितीय क्षेत्रक, ग तृतीय क्षेत्रक, घ ये सभी। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज हम क्लास 10 एथ की रिवीजन कर रहे। ये MCQ क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। सो ये क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग तृतीय क्षेत्रक।
क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 18 दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करे. आइडेंटिटी द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. क. डाकिया. ख. मोची. ग. सैनिक. घ. पुलिस कांस्टेबल. तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा ख. मोची. प्रश्न 19 एक रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? What kind of currency is one note? क. ऐच्छिक. ख. सांकेतक. ग. वास्तविक. घ. सहायक. जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक मुद्रा अध्यादेश 1940 के तहत जारी किए गए 1 रुपए के नोट वैध मुद्रा हैं. इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग. वास्तविक. जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 20 वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? क. संचार प्रौद्योगिकी. ख. स्थानीय व्यापारी. ग. शिक्षण संस्थाएं. घ. उपरोक्त सभी. जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे. वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कुछ कारक ये हैं. प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति. परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे सुधार. व्यापार प्रतिबंधों और विदेशी निवेश का उदारीकरण. दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि से विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाएं भेजने में सुविधाएं. मैंने आपको सेट बी के सभी एमसीक्यू प्रश्नों की रिवीजन करा दी है. जिन बच्चों को मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है वो सभी बच्चे लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. लव यू ऑल टू ऑल. फिर होगी आपसे मुलाकात. बाय बाय. प्यारे बच्चों, नमस्कार. मेरा नाम है डॉक्टर गुलाटी और मैं अब आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th के एसएसटी की तैयारी. मुझे जो कोड मिला है वो है कोड सी. तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार अपना नाम कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा दे. यदि टीचर इस क्लास को देख रहे हैं तो सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों के साथ जल्दी से शेयर कर दे. तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ. सभी बच्चे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे. पहला प्रश्न आप सबके लिए है ये. प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? Who among the following is known as Missile Man? क. होमी जहांगीर भाभा. ख. विक्रम साराभाई. ग. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम. घ. कस्तूरी रंगन. लो जी लगा 2 कमेंट्स की झड़ी. पहले प्रश्न संख्या उसके बाद जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर दो कमेंट. भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है. वे एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे. उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी. तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम. क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न. 2. भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? When was the Indian Constitution prepared? क. 25 अगस्त 1949. ख. 26 नवंबर 1949. ग. 26 जनवरी 1950. घ. 15 अगस्त 1947. अब देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं. आप कमेंट बताएगा कि आपने कैसी तैयारी कर ली है. बहुत बढ़िया. वेल डन. ये बनी बात. जिन बच्चों ने ऑप्शन ख. 26 नवंबर 1949 कहा है बिल्कुल सही कहा है. जी हां. क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न. 3. इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of India House? क. श्यामजी कृष्ण वर्मा. ख. अरविंद घोष. ग. भगत सिंह. घ. राजगुरु. इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी.
इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट, उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन क, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 4, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? Who gave the slogan of a Delhi Chalo and Jai Hind? क, सुभाष चंद्र बोस ने। ख, खुदीराम बोस ने। ग, रास बिहारी बोस ने। घ, अरविंद घोष ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था। उस समय INA ने बर्मा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर हमला किया था। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए थे। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा क, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। प्रश्न 5, जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए हैं? How many Tirthakeras have there been in Jain philosophy? क, 22। ख, 21। ग, 24। घ, 26। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से पहले तीर्थंकर आदिनाथ, ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था। जैन धर्म में तीर्थंकरों को धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है। तीर्थंकर का मतलब है जो तारे, तारने वाला। तीर्थंकर को अरिहंत कहा जाता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग, 24। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से फियांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं? क, राखीगृह। ख, गिरडाना। ग, मानहेरू। घ, तिगडाना। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के मानहेरू पुरास्थल से फियांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? Which one measure is not helpful in preventing soil erosion? क, समोच्च जुताई। ख, सीढ़ीदार कृषि। ग, वनोन्मूलन। घ, पेड़ों की रक्षा मेखला बनाना। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा ग, वनोन्मूलन। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा एक पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? क, जवाहरलाल नेहरू। ख, कौड़ला। ग, तूतीकोरन। घ, कोची। भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं कांडला, मैंगलोर, मुंबई, मोरनिगांव, JNPT और कोचीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग, तूतीकोरन। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 9, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? Which city is called the electronic capital of India? क, हैदराबाद। ख, दिल्ली। ग, चेन्नई। घ, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना केओनिक्स, कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने की थी। इसमें 4 क्षेत्र हैं जिन्हें चरण कहा जाता है। इसमें करीब 200 IT आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर हैं। इनमें इंफोसिस, विप्रो, TCS, HCL, टेक महिंद्रा और बायोकॉन के मुख्य परिसर शामिल हैं। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है।
बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर उद्योग, एरोस्पेस, दूरसंचार और भारी उद्योग मौजूद हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का प्रमुख निर्यातक है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा बेंगलुरु। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 10 श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना है? क 71%, ख 72%, ग 73%, घ 74%। अब देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं। आप कमेंट बताएगा कि आपने कैसी तैयारी कर ली है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन घ 74% कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जी हां, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 11 सरकार के अंग है। क विधायिका, ख कार्यपालिका, ग न्यायपालिका, घ उपरोक्त सभी शामिल है। भारत के संविधान के मुताबिक सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर सरकार के काम करते हैं। वे कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं और लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये तीनों अंग एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। ये तीनों अंग सरकार की किसी एक शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हर अंग सरकार के दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखता है। इससे राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन घ उपरोक्त सभी शामिल है कहा है, बिल्कुल सही कहा है। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 12 संघीय शासन व्यवस्थाएं तरीकों से गठित होती है। क 1, ख 2, ग 3, घ 4। संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। संघीय शासन व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं होती, बल्कि संघवाद के आधार पर व्यवस्था होती है। इसमें राज्यों का संघ होता है और एक केंद्रीय शक्ति होती है। जिन बच्चों ने ऑप्शन ख 2 कहा है, बिल्कुल सही कहा है। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 13 आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है। क भारत, ख बेल्जियम, ग स्पेन, घ उपरोक्त सभी। मुझे 5 सेकंड्स में इसका उत्तर चाहिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं भले ही एक एआई टीचर हूं, परंतु मेरी प्रोग्रामिंग आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट के द्वारा की गई है। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लो जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन क भारत। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये प्रश्न 14 स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? क 71%, ख 60%, ग 65%, घ 33%। लो जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 33%। अब बारी है अगले प्रश्न की। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये प्रश्न 15 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? क 85.3%, ख 79.8%, ग 65.4%, घ 70.5%। लो जी, लगा 2 कमेंट्स की झड़ी। पहले प्रश्न संख्या, उसके बाद जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर 2 कमेंट। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कुल 121 करोड़ आबादी का 79.8% हिस्सा है। दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन कुल भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा हैं। साल 2011 की जनगणना में 30,000 भारतीयों ने खुद को नास्तिक बताया था। करीब 80 लाख लोगों ने कहा था कि वो 6 प्रमुख धर्मों में से किसी से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख 79.8%। बहुत बढ़िया, आप बच्चों को तो सब कुछ आता है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 16 चीन। एक उदाहरण है क दो दलीय व्यवस्था, ख एक दलीय व्यवस्था, ग बहुदलीय व्यवस्था, घ तीन दलीय व्यवस्था। ओ मेरे लड्डू गोपाल, सारी क्लास देख रहा है और अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया। सर इसके कमेंट को पिन कर देना, फिर ये हर प्रश्न के उत्तर को कमेंट करेगा। जल्दी से करो कमेंट्स। दलीय व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की संख्या और गठबंधन की प्रकृति को इंगित करती है। एक से अधिक दलों की उपस्थिति एक लोकतांत्रिक और बहुल समाज की विशेषता। दलीय व्यवस्था के कुछ उदाहरण। एक दलीय व्यवस्था, इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और उसे ही शासन करने की अनुमति होती है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था, इसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल सरकार के भीतर राजनीति को प्रभावित करते हैं। दो दलों में से आमतौर पर एक के पास विधायिका में बहुमत होता है। बहुदलीय व्यवस्था, इसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। तो इस आसान से प्रश्न का सही जवाब होगा एक दलीय व्यवस्था। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज हम क्लास 10 की एसएसटी की रिवीजन कर रहे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। सो ये क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 17। 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है। क मानव विकास सूचकांक, ख साक्षरता दर, ग निवल उपस्थिति अनुपात, घ प्रति व्यक्ति आय। जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर दो कमेंट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग निवल उपस्थिति अनुपात। 14 और 15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या को कहते हैं। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 18। निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? क सरकारी कॉलेज में पढ़ाता एक शिक्षक, ख अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान, ग सरकारी अस्पताल में काम करती एक नर्स, घ डाकघर में काम करता एक क्लर्क। लो जी लगा दो कमेंट्स की झड़ी। पहले प्रश्न संख्या उसके बाद क ख ग घ। जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर दो कमेंट। संगठित क्षेत्र, इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं। गौरतलब है कि स्कूल और अस्पताल संगठित क्षेत्र में ही आते हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 19। ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? क बैंक, ख सहकारी समिति, ग मालिक, घ उपरोक्त सभी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में निम्नांकित अंतर है। एक औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली में रिजर्व बैंक की नजर होती है जबकि अनौपचारिक स्रोतों की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। 2 इसमें ब्याज की दर कम होती है जबकि अनौपचारिक स्रोत में ब्याज की दर अधिक होती है। 3 इसमें ब्याज की दर सरकार के द्वारा निश्चित होती है जबकि अनौपचारिक स्रोत में ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। अत इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ग मालिक। अक्टूबर 2024। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं सेट सी के अंतिम प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 20। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क 25 मार्च, ख 15 मार्च, ग 24 दिसंबर, घ 15 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की जरूरतों और अधिकारों के बारे में स्थायी समस्याओं पर प्रकाश डालना है।
यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों, लाभों और संभावनाओं के मूल्य और समझ पर जोर देता है। इसके अलावा यह दिन उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय और बाजार के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रति वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को समझाने, संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने का उत्कृष्ट अवसर है। अब देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं। आपका कमेंट बताएगा कि आपने कैसी तैयारी कर ली है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन ख 15 मार्च कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, मेरी जरूरत आपको 11वीं कक्षा में भी रहेगी। यदि आप बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जब भी मैं ऑनलाइन हूंगा आपको मैं नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सबको पेपर के लिए शुभकामनाएं। जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करके जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। अभी क्लास में बने रहे क्योंकि नेक्स्ट सेशन मैडम सुनीता जी लेंगे। ई इनवाइट सुनीता मैम। प्लीज सेशन को शुरू करें। सभी बच्चों को नमस्कार। अब मैं आपको क्लास 10 SST का कोड डी करवाने जा रही हूँ। जल्दी से सभी बच्चे अपना नाम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या क्लास शुरू की जाए? एक बार सभी पोल में वोट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। प्रश्न 1 कामागाटामारू क्या था? क समुद्री जहाज, ख पनडुब्बी, ग वायुयान, घ रेल। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस बच्चे का करेक्ट आंसर आए उसे चैट बॉक्स में पिन कर दे। कामागाटामारू भापशक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदित्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के लिए रवाना हुए। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस बच्चे का करेक्ट आंसर आए उसे चैट बॉक्स में पिन कर दे। तो इस आसान से प्रश्न का जवाब है ऑप्शन का समुद्री जहाज। आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की है। आपकी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? क उर्दू, ख हिंदी, ग अंग्रेजी, घ मराठी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। बाल गंगाधर तिलक ने 4 जनवरी 1881 को मराठी में केसरी समाचार पत्र शुरू किया था। केसरी शब्द का मतलब शेर होता है। इस अखबार का इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आवाज देने के लिए किया गया था। यह अखबार आज भी तिलक जी के वंशजों और केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है घ मराठी। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 3 सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? क दादा भाई नौरोजी ने, ख लाला लाजपत राय ने, ग लाला हरदयाल ने, घ लॉर्ड डलहौजी ने। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर दे। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। इस सिद्धांत ने भारत से इंग्लैंड में धन के निरंतर प्रवाह की व्याख्या की जिसके लिए भारत को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है क दादा भाई नौरोजी ने। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। प्रश्न 4 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? क रमेश चंद्र दत्त, ख जवाहरलाल नेहरू, ग महात्मा गांधी, घ बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। इस किताब में 19वीं और 20वीं सदी में औपनिवेशिक भारत के आर्थिक बदलाव के कारकों का वर्णन है। इसमें उपनिवेशवाद के लिए संक्रमण, कृषि, लघु उद्योग, बैंकिंग आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है।
द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रोमेश चंद्र दत्त हैं। यह किताब आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। रोमेश चंद्र दत्त आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। वह एक सिविल सेवक, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक और आर्थिक विचारक और लेखक थे। उन्होंने साल 1871 में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया था। तो इस आसान से प्रश्न का जवाब है ऑप्शन क, रमेश चंद्र दत्त। सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? क, सामवेद, ख, अथर्ववेद, ग, ऋग्वेद, घ, यजुर्वेद। मुझे 2 सेकंड्स में इसका उत्तर चाहिए। आदरणीय गुरुजनों, आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं भले ही एक एआई टीचर हूं, परंतु मेरी फंक्शनिंग तो आपने ही की है। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेद, जो संस्कृत शब्द ऋग और वेद से निकला है, का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की शुरुआती प्रतें किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने प्रचलित ग्रंथों में से हैं। ऋग्वेद की ध्वनियाँ और ग्रंथ दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किए गए हैं। लो जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, ऋग्वेद। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 6 मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? क, गुजरात, ख, सिंध, ग, बलोचिस्तान, घ, पंजाब। जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने नाम के साथ कर दो कमेंट। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सिंध। ओ मेरे लड्डू गोपाल, सारी क्लास देख रहा है और अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया। सर, इसके कमेंट को पिन कर देना, फिर यह हर प्रश्न के उत्तर को कमेंट करेगा। जल्दी से करो कमेंट्स। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि किन किन बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है। सभी बच्चे यस एम कमेंट करें। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। प्रश्न 7 गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? क, खनन, ख, अति पशुचारण, ग, वनोन्मूलन, घ, उपरोक्त सभी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने के नाम के साथ कमेंट कर दे। भूमि निम्नीकरण कई कारकों के कारण होता है, जिसमें अत्यधिक मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा शामिल है। यह मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता और भूमि की उपयोगिता को प्रदूषित या खराब करते हैं। यह खाद्य उत्पादन, आजीविका और अन्य पारिस्थितिक तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और प्रावधान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भूमि क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर काम करने वाली कई मानवजनित प्रक्रियाएं जैव भौतिक पर्यावरण के मूल्य को कम करती हैं। इसे भूमि में किसी भी परिवर्तन या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो या तो हानिकारक या अवांछित है। प्राकृतिक आपदाओं को एक कारण नहीं माना जाता है, हालांकि मानवीय कार्यों का बाढ़ और झाड़ियों में आग जैसी घटनाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अति पशुचारण। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 8 कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? क, उर्वरक उद्योग, ख, सीमेंट उद्योग, ग, वस्त्र उद्योग, घ, उपरोक्त सभी। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस बच्चे का करेक्ट आंसर आए उसे चैट बॉक्स में पिन कर दे। लो जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, सीमेंट उद्योग। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए ये। प्रश्न 9 सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? क, जूट, ख, रेशम, ग, कपास, घ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने नेम के नाम के साथ कमेंट कर दे। जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट कारकोरस के पौधों से बनने वाला पीले भूरे रंग का प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। जूट के रेशे से रस्सी, बोरी, तिरपाल, तंबू, कागज, थैले, कपड़े वगैरह बनते हैं। जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग सुनहरा होता है। तो इस आसान से प्रश्न का जवाब है ऑप्शन क, जूट। आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की है। आपकी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 10 बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? क 50%, ख 59%, ग 49%, घ 40%। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी घ 40% कहा है, बिल्कुल सही कहा है। बेल्जियम की कुल आबादी का 40% हिस्सा वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। वहीं 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। वेलोनिया क्षेत्र के लोग फ्रेंच बोलते हैं, वहीं फ्लेमिश क्षेत्र के लोग डच बोलते हैं। बेल्जियम की कुल आबादी में से 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 11 श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? क सिहंगली, ख मुस्लिम, ग श्रीलंकाई तमिल, घ भारतीय तमिला। तो इस आसान से प्रश्न का जवाब है ऑप्शन क सिहंगली। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 12 निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? क संचार, ख पुलिस, ग प्रतिरक्षा, घ मुद्रा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो IAS की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारत का संविधान केंद्र और राज्यों की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटता है। ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं। इनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के पास विशेष शक्ति है। संघ सूची में शामिल कुछ विषय ये हैं संचार, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा। संघ सूची में शामिल नहीं विषय ये हैं पुलिस, शिक्षा, कानून और व्यवस्था, वन, व्यापार और कृषि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख पुलिस। सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये प्रश्न 13 वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? क 1991 में, ख 1992 में, ग 1993 में, घ 1994 में। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया था। इस संशोधन के तहत स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्वाचित निकायों में सीटें आरक्षित की गईं। 1992 के संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों को कुल 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख 1992 में। सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 14 भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? क मातृप्रधान, ख पितृप्रधान, ग मातृ व पितृ दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज पितृप्रधान है। हालांकि भारत में यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। पितृप्रधान समाज में पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं। इस तरह के समाज में सामाजिक विशेषाधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक नेतृत्व और संपत्ति का नियंत्रण पुरुष के पास होता है। तो इस आसान से प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ख पितृप्रधान। सबको वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है ये। प्रश्न 15 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? क 85.3%, ख 79.8%, ग 65.4%, घ 70.5%। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन ख 79.8% कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 16 तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? क 1972 में, ख 1978 में, ग 1982 में, घ 1984 में। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन ग 1982 कहा है, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, मेरी जरूरत आपको 11वीं कक्षा में भी रहेगी। यदि आप बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जब भी मैं ऑनलाइन हूँगा आपको मैं नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये।
प्रश्न 17 वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा था? क 73वां, ख 148वां, ग 154वां, घ 130वां। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज हम क्लास 10 की एसएसटी की रिवीजन कर रहे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। सो ये क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। 2017 के लिए भारत का एचडीआई वैल्यू 0.64 रहा, जो मध्यम एचडीआई कैटेगरी में आता है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन घ 130वां कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब बारी है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सब बच्चों के लिए है ये। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीय क्षेत्र से नहीं है? क मधुमक्खी पालन, ख टोकरी बुनकर, ग दर्जी, घ दियासलाई कारखाने में श्रमिक। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो अंतिम प्रयोज्य उत्पाद बनाते हैं। इसमें खनन, विनिर्माण और निर्माण शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीयक प्रसंस्करण शामिल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन क मधुमक्खी पालन। यदि टीचर्स इस क्लास को देख रहे तो आप भी अपने बच्चों के साथ जल्दी से शेयर कर दे। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। सभी बच्चे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे। प्रश्न 19 निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? क सहकारी समितियां, ख बैंक, ग साहूकार, घ उपरोक्त सभी। साख की औपचारिक स्रोत से तात्पर्य उन संस्थानों से है जो बेहद कम दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये संस्थान बैंक, सहकारी समितियां तथा अन्य आधिकारिक वित्तीय संस्थान आदि होते हैं। यह औपचारिक स्रोत एक निश्चित और बेहद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। ये बनी बात। जिन बच्चों ने ऑप्शन ग साहूकार कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब बारी है अंतिम प्रश्न की। प्रश्न 20 सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? क वैश्वीकरण, ख निजीकरण, ग उदारीकरण, घ न्यायसंगत व्यापार। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट कर दे। सही उत्तर उदारीकरण है। सरकार द्वारा बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता बढ़ाने की प्रक्रिया है। निजीकरण सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। देखिए, मैं आपका नाम तो कमेंट बॉक्स से नहीं पढ़ पाऊंगी, बट मैं ऐसा से करती हूँ कि वो जिस बच्चे का आंसर ठीक है और सबसे पहले आया है उसका नाम चैट बॉक्स में पिन कर दे ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सके। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग उदारीकरण। ये था हम सब टीचर्स का प्रयास कि एक टीम किस प्रकार आपको अच्छे से तैयारी करवा सकती है। हम सब सुरेश सर का धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके प्रयास से यह संभव हो पाया। जितने टीचर साथी जुड़े उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने न केवल लाइव सेशन को पूरा देखा बल्कि बच्चों के साथ शेयर भी किया। हम टेक्निकल टीम का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिससे यह संभव हो पाया। आप सबको पेपर के लिए शुभकामनाएं। जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करके जाएं। गुड नाइट टू ऑल।